बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक स्कैंडल में आपको इस व्लॉग में बताऊंगा आगे चल के। डीटीएच स्कैंडल ये क्या है, ये आपको मैं इसकी तफसीलात बताऊंगा। लेकिन पहले लाहौर में बसंत का आगाज हो गया है। अच्छा, बसंत के हवाले से मेरी राय शायद आपको इख्तलाफ हो, लेकिन मैं गुड्डी उड़ाने का, पतंगबाजी का बड़ा शौकीन हूँ। सारी जिंदगी मैं पतंगबाजी करता रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मेरा खानदान, मेरे दोस्त, हमारे तो बहुत सारे ताल्लुकात ही पतंगबाजी की वजह से बने। बल्कि जो रात के वक्त पेचे होते हैं उनके लिए तो मुझे लोग बुलाकर ले जाते थे। मैं इतना एक्सपर्ट था एक दौर में। और बड़ी शानदार पतंगबाजी हम किया करते थे लाहौर में। फिर वो अजीबो गरीब किस्म की डोरे आ गई, केमिकल्स आ गए, दाती डोरे आ गई, लोगों के गले कटना शुरू हो गए, हालात बहुत खराब हो गए, पाबंदी लग गई और दिल भी उचाट हो गया जब मैंने बतौर रिपोर्टर कुछ ऐसे वाकयात रिपोर्ट किए जहां पे लोगों के गले कट गए थे, खासतौर पे मासूम बच्चों के। तो फिर दिल उचाट होना शुरू हो गया। और हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि एक महफूज बसंत पंजाब के रहने वालों को मिले। कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई जाएं, ये जो खतरनाक डोरे हैं ये खत्म की जाएं, ये जो एक अजीबोगरीब मुकाबले का एक रुझान बन गया वो खत्म किया जाए। यानी जैसे ही अमीर आदमी के हाथ में कोई खेल आता है ना, तो वो उस खेल को मौत का खेल बना देता है। अलीट क्लास हमेशा यही करती है। गरीबों का खेल था ना जब तक, तब तक बड़ा महफूज था। जब तक ये मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग ये बसंत मनाते थे, कच्ची डोरे होती थी, छोटी पतंगे होती थी, तब तक बड़ा अच्छा रहता था। लेकिन जैसे जैसे पावरफुल लोग इसके अंदर आए, अलीट क्लास इसके अंदर आई, ताकतवर लोग इसके अंदर घुसे, फिर इसके अंदर मुकाबला शुरू हो गया। फिर मोटी मोटी डोरे, बहुत मजबूत जो है वो धागे और पता नहीं क्या कुछ इंपोर्ट कर लिया गया, केमिकल्स आ गए और फिर मुकाबले शुरू हो गए, फायरिंगें शुरू हो गई छतों के ऊपर। अजीबोगरीब माहौल बन गया। हालांकि जो बसंत मुझे याद है, 88, 89, 90, 91, 92, 93, ये जो साल थे ना, ये बड़ी शानदार बसंतें हुआ करती। और मुशर्रफ के दौर के आगाज तक बड़ा जबरदस्त काम था। फिर सन 2000 के बाद जो है वो अजीबोगरीब एक नौदौलती इसके अंदर आ गए। लाहौर वाले जो है वो अब खेल तमाशा देख लेंगे। ये पहले गरीब आदमी का त्यौहार हुआ करता था, लेकिन अब गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। मैंने जो मेरे दोस्त है, फैमिली मेंबर है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ जी बसंत की क्या सूरत हाल है। वो कह रहे जी कि वो डोर का जो पिन्ना है वो इतना महंगा है कि अब आप खरीद ही नहीं सकते आम आदमी। वो 12,000 से लेके 15,000 तक का मिल रहा है, वो 2 पीस का। अच्छा, 2 पीस का मतलब 5 गोट। आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि मैं ये सारी जिंदगी यही काम किया है, तो मुझे पता है कि ये इसका क्या मतलब होता है। तो ये 1 पीस होता था, एक धागा, दूसरा पीस दूसरा, यानी उसकी लेंथ है धागे की, डोर की। तो 2 पीस का जो चरखी या पिन्ना होता था उसमें कम डोर होती थी निस्बतन, 1 पीस का भी होता था और 4 पीस 6 पीस तक का भी होता था, जिसमें बहुत ज्यादा डोर और बहुत ज्यादा धागा होता था, दूर तक आप ले जाते थे अपनी पतंग को। तो वो 2 पीस वाला भी जो है वो अब इतना महंगा है कि सोच ही नहीं सकता आम आदमी, डोर को हाथ ही नहीं लगा सकता। वो डोर जो चंद 100 रुपए में मिल जाती थी वो अब 12-15 हजार रुपए में मिल रही है। गुड्डा जो था, एक नॉर्मल एक तावे का गुड्डा जब मैं उड़ाता था तो उस वक्त मैंने मेरे ख्याल में 2 रुपए से शुरू किया था, 2-3 रुपए से शुरू किया था। तो 7 रुपए बड़ा लंबा अरसा रहा, फिर 11 रुपए हो गया। बहुत अच्छा वाला गुड्डा जो था वो 11 रुपए हो गया। वो अब तो पता चल रहा है जनाब कि 300 से 500 रुपए तक गुड्डे का, पतंग का रेट हुआ है और पतंग मिल ही नहीं रही। तो ये अजीबो गरीब, गरीब का तो त्यौहार रहा ही नहीं। बेचारा गरीब तो तरसेगा, तमाशा ही देखेगा। अमीर आदमी है या एलीट क्लास है या बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो प्रिविलेज क्लास है, अब वो लोग बसंत बसंत बना लेंगे जिनके पास पैसा है थोड़ा बहुत। अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं गरीब तरसते रहेंगे। पुराना त्यौहार है, लेकिन एक चीज इस मर्तबा हुई कि हुकूमत ने इस त्यौहार को सरकारी जश्न में तब्दील कर दिया। नहीं, एक त्यौहार तो मैं चाहता हूं हमेशा से कि जिंदा होने चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट का मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक तो जानबूझ के इसको इस मौके पर किया गया। ये मौसम बहार का है ना त्यौहार, बसंत, बसंत बहार, इसको कहते हैं बसंत बहार। ये बहार के मौसम में आता है, लेकिन बहार आने से पहले ही सर्दी में ही त्यौहार कर दिया मरियम नवाज ने। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दिया हुआ था, तो उनकी कॉल को डाउन करने के लिए उन्होंने अपना त्यौहार रख लिया। तो ठीक है, त्यौहार तो मिल गया लाहौर वालों को। पीटीआई का एहतजाज तो चलता रहेगा, ना उनका ये पहला एहतजाज है तो ना उनका ये आखिरी एहतजाज होगा, और इसका इंपैक्ट क्या आएगा ये भी हमें 8 फरवरी की रात तक पता चल जाएगा। बहरहाल ये उन्होंने रखा इसी चक्कर में है कि मौसम बहार से हटा के इसको सर्दी के अंदर ले आए। अब तरेल पड़ रही है, ओस पड़ती है जो हवा के अंदर, उसकी वजह से भी गुड़ियां भीग रही हैं और लोग कह रहे थे मजा नहीं आ रहा, और हवा भी बहार के अंदर ज्यादा अच्छी चलती है। बहरहाल 3 दिन का त्यौहार है, अपर मिडिल क्लास मनाएगी, अमीर लोग इसको मनाएंगे, गरीब लोग उसको उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुकूमत ने इसको एक जश्न की तरह मनाना शुरू किया है। यानी ये एक ऐसा त्यौहार है, गरीब आदमी का था, आम आदमी का था। लाहौरिये बहुत खुश होते थे, पूरे पाकिस्तान से लोग आ जाते थे लाहौर में बसंत देखने के लिए, लेकिन हुकूमत इसको एक जश्न की तरह सेलिब्रेट कर रही है। वो भी सूट नहीं करता हुकूमत को। हाँ, लोगों को त्यौहार मनाने थे, लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं ना, ये इस तरह कर रहे हैं कि शायद इनकी जान बचाने का ये कोई जरिया बन जाएगा।
या लोगों में इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी। ये 3 दिन का त्यौहार है, 3 दिन के बाद देखना लोग फिर इमरान खान के पीछे खड़े हो जाएंगे जाके, बल्कि इन 3 दिनों में भी ये लोग इमरान खान के पीछे खड़े होंगे। ये लैपटॉप लेकर आते थे शहबाज शरीफ से और ट्वीट्स करते थे उसके ऊपर बैठ के, और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे उसके ऊपर बैठ के इमरान खान के हक में, वीडियोज बनाते थे इमरान खान के हक में उसी लैपटॉप के ऊपर जिसकी बैक साइड में खात्मे पंजाब लिखा हुआ होता था। तो शहबाज शरीफ के लैपटॉप लेके शहबाज शरीफ से बिरयानी खाते थे, वहां से वोट डालते थे यहाँ पे। तो ये नौजवानों ने एक्चुअली तय कर लिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इन लोगों को पसंद नहीं करते। हाँ ये है कि वो जो चीजें इनकी तरफ से अच्छी आ जाए उनका फायदा जरूर उठाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि अब तक की इतला के मुताबिक जो मैंने पूछा अपने चंद दोस्तों से, उनके इंतजाम ठीक हैं। ऐसा लगता है कि जो खदशात थे कि खुदा ना खास्ता डोरों से नुकसान होगा या चीजों से होगा, अवेयरनेस काफी क्रिएट हुई है और उम्मीद की जा रही है कि नुकसान नहीं होगा। एक नादरीन फिलोसफर था, हुकूमत ने एक्चुअली उसी पे काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रूमी शायर था, वहां का एक फिलोसफर था, पहली सदी का आदमी था। 55 ईस्वी में ये आदमी पैदा हुआ और 128 ईस्वी में इस आदमी का इंतकाल हो गया था। जुवेनाल इसका नाम था और इसकी बहुत सारी कहावतें जो हैं वो मशहूर हैं। बहुत बड़ा फलसफी था। इसने कहा गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवॉल्ट, कि उन्हें रोटी खिलाओ और उनको तमाशे दिखाओ, वो कभी भी बगावत नहीं करेंगे। लोगों के बारे में उसकी एक अमूमी राय थी। और देखें ये कितने साल गुजर गए, यानी 2000 साल गुजर गए। उस आदमी ने जो बात की थी वो लगभग वैसे ही है आज भी। इंसानी जबिल्लत तब्दील नहीं होती, लेकिन हुकूमत को लगता है कि शायद इससे उन्हें एक दायमी कामयाबी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जैसे ही लोगों को मौका मिलता है फिर वो रिवॉल्ट करते हैं, क्योंकि आप हर वक्त लोगों को तमाशे नहीं दिखा सकते, आप हर वक्त लोगों का पेट भरा हुआ नहीं रख सकते। बहरहाल मरियम नवाज तो कहती हैं कि जो पेट है वो नहीं भरता शाऊर से। ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। ये अब शरीफ खानदान के साथ साथ ही चलना है जब तक इनकी पॉलिटिक्स है। कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ फनकार हैं, कुछ ऐसे वैसे लोग हैं, कुछ मीडिया को एक्टिव किया हुआ है कि ठीक है जनाब बसंत की फुल कवरेज करें, तो वो आपको नजर भी आएगी, लेकिन आपको बाकी चीजों की कवरेज भी नजर आएगी। जरा टाइम आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे आप बढ़ने दें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बसंत में भी फंस गए आगे। इन्होंने ना इतने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट जो चल रहे थे, पता नहीं पूरा स्टेटमेंट तो मैंने नहीं सुना, ना पहले वाला ना ये वाला। पूरा स्टेटमेंट सुनने का टाइम ही नहीं होता। इनकी वीडियो ही 2-3 घंटे की होती है। पहले एक वीडियो पूरी सुनो 2-3 घंटे, फिर दूसरी वीडियो पूरी सुनो 2-3 घंटे, फिर साको सबाग निकालो। तो ये नहीं होता आजकल के दौर में। आपका क्लियर स्टेटमेंट आया होता है, लोग उसी के ऊपर आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। तो इंजीनियर साहब के जनाब 2 स्टेटमेंट फिर रहे हैं। एक में बसंत जो है वो हराम है और दूसरे की तरफ कह रहे हैं जी बड़ा कमाल काम है। अब ये एक पुराना स्टेटमेंट है और एक नया स्टेटमेंट है और लोग इंजीनियर साहब के लत्ते ले रहे हैं। अब देखें इंजीनियर साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं या इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि हर बात का कोई ना कोई जवाब तो उनके पास होता है। तो एक तरफ जनाब हुकूमत जश्न मना रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक खौफनाक क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। घरों में घुसकर पूरा का पूरा घर तोड़ देते हैं, खवातीन को हरासा कर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, लोगों को उठा उठा कर ले जा रहे हैं। और पंजाब भर से मुख्तलिफ शहरों से हमें ये मनाजिर नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, ताकि 8 फरवरी के हवाले से जो रात को इन्होंने एक जुलूस निकालने हैं मशाल बरदार, वो जुलूस ये ना निकाल सकें और कोई इंपैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिएट ना करे। इससे थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाएगी अपोजिशन को। लेकिन नवाज शरीफ साहब आपको शर्म आनी चाहिए। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों का सामान टूट रहा है, औरतों को धक्के पड़ रहे हैं, पुलिस घरों के अंदर घुस गई है। अब कौन से जमहूरी लीडर हैं? कहां पे आप सियासत करते रहे? कौन सी जमहूरियत का आप नाम लेते रहे? कौन सी इकदार की सियासत की आप बात करते रहे? ये किस किस्म की सियासी इकदार है? ऐसा तो कभी डिक्टेटर्स ने नहीं किया जो आपने कर दिया, नवाज शरीफ साहब और आपकी बेटी ने कर दिया। घटिया तरीन काम किया आप लोगों ने। और आप लोगों से अगर एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया भी है तो आप उन्हें कह दें यार हम ये काम नहीं करते। वैसे इतना घटिया काम तो एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं करवाती जब तक कि आप शामिल ना हो। ये रल मिल गई, आप लोगों ने गंद मारा और एक पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने के लिए आप किस कदर गिर गए ये हम रोज देखते हैं। नादरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला एक मामला था, ये कोर कमांडर के साथ जो एपेक्स कमेटी के अंदर सुहेल अफरीदी बैठे, इस पे कुछ लोगों ने रोला डाल दिया। देखिए 2 तरह की ओपिनियन आ रही है। एक जो पीएमएलएन के करीबी लोग हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं जी सुहेल अफरीदी अच्छा बच्चा बन गया, बड़ी अच्छी बात है जनाब कि वो अच्छा बच्चा बन गया, वो अब जाकर मीटिंग के अंदर बैठ गया ये वो। और दूसरी तरफ एक ओपिनियन ये भी आ रही है और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये कह रहे हैं क्यों बैठे, बैठना नहीं चाहिए था। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ के लोग तो मैं वैसे ही कह देता हूं ये सोशल मीडिया के लोग हैं। अब इनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या नहीं मैं आपको आगे चल के बताता हूं। देखिए कुछ चीजें बड़ी उसूली हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा इस सारे इशू के अंदर। कि सुहेल अफरीदी को आना पड़ा, नहीं जी सुहेल अफरीदी नहीं आई, ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग है, सुहेल अफरीदी की जेरे सदारत हुई और उसमें कोर कमांडर को आना पड़ा, वो वहां पे आए। असल बात यह है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी आई है ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से आई है, वरना यहां दहशतगर्दी नहीं होती।
नंबर 2, इसमें चंद जर्नैलों ने अरबों रुपए कमाए और हमने बहुत सारे अपने सिपाही और अपने बहुत सारे जवान इसमें हमने गवा दिए। अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद हुई है। नंबर 3, जब दहशतगर्दी बढ़ गई तो उससे जान छुड़ाने के लिए इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिए, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सका। उसकी एक वजह यह है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान भी थे। ये एक ग्रोह को मारते थे, दूसरे को साथ रखते थे, फिर वो बिगड़ जाता था, फिर एक को मारते थे, एक को साथ रखते थे। तो इस पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी कभी भी खत्म नहीं हुई। अच्छा, दहशतगर्दी जब खत्म हुई तो उस वक्त खत्म हुई जब सबने मिलकर एक पॉलिसी बना ली, नेशनल एक्शन प्लान बन गया, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा जी खाली लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होगा, आपको बैठ के तमाम लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा, जिनमें सियासतदान है, कबायली माहिदीन है, सूबाई हुकूमतें हैं, अफगानिस्तान है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। और फिर पाकिस्तान में काफी हद तक अमन भी आया। लेकिन जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना, तो उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों की, चंद जर्नैलों की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई। और फिर जर्नैलों को दोबारा से टीटीपी की याद सताने लगी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान आ जाएगी तो तवज्जो उधर को हो जाएगी, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जब ये लड़ते हैं तो नए मिली नगमे बनते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो तवज्जो अवाम की उस तरफ हो जाती है। तो फिर याद सतानी शुरू हो गई। ये दहशतगर्द वापस ला रहे थे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इख्तलाफ कर रही थी, मना कर रही थी कि दहशतगर्दों को वापस ना लाया जाए, लेकिन उन्हें वापस लाकर बसा दिया गया। अब हुआ यह कि माजी में जितने भी ऑपरेशन किए गए खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में किए गए, उन लोगों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए थे, बल्कि उन लोगों का इतना नुकसान हो गया जिसकी भरपाई वो अभी तक नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा जी हमारी तो पहले ही कमर टूट गई है आपके ऑपरेशंस की वजह से, और दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, तो अब हम आपको ऑपरेशन नहीं करने देंगे। वहां पे ऑपरेशन एक गाली बन गया। अब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जनाब हम करके दिखाएंगे ऑपरेशन, जो जिससे होता है वो कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पब्लिक के साथ खड़ी हो गई और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑपरेशन के हक में खड़ी हो गई कि हमने जबरदस्ती ऑपरेशन करना है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये थी लड़ाई जहां पे आके लॉक लग गया था। इमरान खान ने कहा था कि ठीक है, दहशतगर्दी के हम हमायती नहीं है, हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, लेकिन इन दहशतगर्दों को आप लेकर आए, और अगर अब दहशतगर्दी खत्म करनी है तो बिला वजह ऑपरेशन करने की बजाय सारे मिलकर बैठे, कबायली माहिदीन बैठे, सियासतदान बैठे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, मुअज़्ज़िज़ीन बैठे, अफगानिस्तान से बात करें, लोकल से बात करें और फिर मसला हल करें। जहां जरूरत है ताकत के इस्तेमाल की, वहां पे मुशावरत के साथ मिलकर ताकत का इस्तेमाल करें। इस नुक्ते के ऊपर इत्तफाक हुआ है एपेक्स कमेटी की मीटिंग में, और यही विन विन सिचुएशन है। अब दहशतगर्दों को खत्म तो करना है ना, लेकिन दहशतगर्दों को खत्म कैसे करना है? सबने मिलकर खत्म करना है, और एक ही सफ में सबको रखना है। आपको गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो बिलाखिर इमरान खान साहब की बात कुछ हद तक माननी पड़ी है, और आगे बढ़ने का रास्ता भी गालिबन यही था। अब देखिए ना, 3 तरह के लोग हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो जुड़े हुए ना इस वक्त, या सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त बयानियां चला रहे हैं, वो 3 तरह के लोग हैं। नंबर 1 वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बेहद वफादार, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं। फर्ज करें, मैं फर्ज करने की बात कर रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब को डील भी कर देते हैं ना, वो लोग पूरी ताकत से इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे। उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ही जाना है। एक तबका ऐसा है सोशल मीडिया कि वो इमरान खान को पसंद करते, उन्हें लगता है ये पाकिस्तान का मसला हल करेगा, वो कुछ और नहीं जानता। नंबर दूसरे वो लोग हैं जो उनका शऊर का एक अलग लेवल है, या उनके मामला तौर है, वो ये कहते हैं कि रास्ता निकलना चाहिए, यानी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद होना चाहिए, सिविलियन सुपरमेसी पाकिस्तान में होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होना चाहिए, और इस जिद्दोजहद के लिए वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय हो, पाकिस्तान के अंदर अदलिया आजाद हो, पाकिस्तान के अंदर मीडिया आजाद हो, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, सिविलियन सुपरमेसी हो। ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है हर चीज को, ये कंट्रोल खत्म हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। और ये लोग इमरान खान की इस बात को भी मान लेते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। अब एक तीसरे तरह के लोग हैं, ये बहुत हार्ड लाइनर हैं। ये कहते हैं जनाब पाकिस्तान में हर मसले की जड़ ही जो है वो फौज है। वो फौज को देखने नहीं चाहते, वो समझते हैं जनाब के फौज का वजूद ही पाकिस्तान के लिए खतरा है, और उनके साथ किसी किस्म का भी ताल्लुक रखना बिल्कुल गलत है, वो ये समझते हैं। इनमें अक्सर ऐसे लोग हैं जो अपना नाम भी जाहिर करना मुनासिब नहीं समझते सोशल मीडिया के ऊपर। ये कहते हैं कि फौज को बिल्कुल दीवार के साथ लगाओ, इनके साथ बात भी ना करो, इनके जनाजों में ना जाओ, इनके साथ बिल्कुल ताल्लुक खत्म करो। ये बहुत हार्ड लाइनर है। अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो इस लेवल तक कभी भी नहीं आए, मैंने कभी सुना भी नहीं उन्हें आते हुए। और ये लोग कहते हैं जी फौज ही फितना है। तो ये 3 तरह के अलग अलग लोग हैं, तो इनके बीच में जो है वो डिवाइड हो जाता है मामला। देखिए, एक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरह के लोगों को, कि इमरान खान साहब कुछ भी करें वो कहेंगे ठीक है। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कहते हैं जी मसला ठीक होना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, इमरान खान इस टाइम पे क्योंकि ये लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई बड़ी ठीक है, हम इस पे इसके साथ हैं। तीसरी तरह के वो लोग हैं जो किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे जब भी कोई फौज के खिलाफ खड़ा होगा। यानी वो ये देखते रहते हैं कि आज नवाज शरीफ, इमरान खान
फजलुर रहमान, कोई भी फौज के खिलाफ खड़ा हो वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उनका प्रॉब्लम ही फौज है। तो ये तीन तरह के अलग अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन ये मुकाबला और ये लड़ाई है क्या, जरा इसको आप समझें। देखिए, बाहर ये मुकाबला चलता रहेगा, कुश्ती चलती रहेगी। 8 फरवरी को कामयाब हुए, नहीं कामयाब हुए, अगला मुकाबला कब है, यह एहतजाज का पहला दिन है, वो दूसरा दिन है, वो 5वां दिन है, यह एहतजाज चलता रहेगा। कुछ भी आप बाहर करते रहे, जब तक बड़ा इंकलाब नहीं आएगा, अवाम बाहर नहीं आएगी, तब तक फैसला तो नहीं होगा। लेकिन एक फैसला तो हो चुका है कि अगर इस निजाम ने सरवाइव करना है तो इन्हें हर हाल में इमरान खान को नीचा दिखाना पड़ेगा। और नीचा दिखाने के लिए इमरान खान के साथ या तो इनको डील करनी पड़ेगी, या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तब्दील करवाना पड़ेगा, या इमरान खान साहब से माफी मंगवानी पड़ेगी। ये चीजें किए बगैर ये इमरान खान साहब को या उनकी पॉपुलैरिटी को टैकल नहीं कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने अपना बयानिया बना दिया, अपने हिस्से का काम कर लिया, अब उन्हें सिर्फ सब्र करना और इंतजार करना। ये सिस्टम अंदर से खोखला होता जा रहा है, ये किसी भी वक्त एक झटके से गिर जाएगा। हम नहीं कह सकते कब गिरेगा, लेकिन ये अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। मईशत नहीं चल रही, दहशतगर्दी हो गई है, इनके हाथ कोई चीज नहीं लगी हुई, इनके हाथ पांव फूले हुए। ये जो हरकतें करते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, हवनकों वाली बातें करते हैं, जब आप इनकी बातें सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये लोग अपने आसाब खो बैठे हैं। अब इन्हें समझ बूझ बाकी नहीं रही। इमरान खान को सिर्फ सब्र करना है और इंतजार करना, और इनके साथ किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं करना जिसमें यह तासुर जाए कि इमरान खान इनसे हार गया। और ये हार जाएगा, ये एक दिन हार जाएगा, और ये किसी वक्त भी इनका बबल फट जाएगा। ये बात आप अपने जहन में रखिए। देखिए, इमरान खान की हार किसी एक केस में नहीं है, किसी एक इलेक्शन में भी नहीं है, किसी एक हुकूमत के मिलने या ना मिलने में भी नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उससे छीन लें, इससे भी वो नहीं हारेगा। आप फर्ज करें सुहेल अफरीदी इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर भी वो नहीं हारेगा। अलीमा खानम इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दे, वो फिर भी नहीं हारेगा। बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन जाए, इमरान खान फिर भी नहीं हारेगा। इमरान खान हारेगा जब वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकेगा। मसला अब झुकने का आ गया। अगर इमरान खान ना झुका और ये वक्त गुजर गया तो याद रखिएगा, तारीख के अंदर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से जीत जाएगा, और फिर एस्टेब्लिशमेंट अपनी इज्जत बहाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कौम को लड़ने का एक तरीका सिखा जाएगा। ये इमरान खान करेगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये बहुत बड़ा दौर है, ये बहुत और